जय हिंद एवरीवन, वेलकम यू ऑल। आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। चलिए आज की हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं दैट व्हाट वी हैव फॉर आर रीडिंग टुडे, है ना। हमारे पास पढ़ने के लिए क्या है। बट बिफोर दैट, एज ऑलवेज, आई वुड लाइक टू शेयर अ फ्यू थिंग्स रिगार्डिंग दिस क्लास सो दैट यू कैन टेक द मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ दिस क्लास। तो वो क्या है, तो मैं बता दूं कि इस आर्टिकल को कराने से पहले, इस आर्टिकल की वीडियो को अपलोड करने से पहले व्हाट वी डू, हम इसको अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल एडिफाई इंग्लिश हब, उस पर आप चेक कर सकते हैं। इस आर्टिकल का PDF हम शेयर कर देते हैं, वहाँ पे आप इसको एक बार अपने खुद से आप रीडिंग कर सकते हैं उसका, जिससे क्या होगा कि जब आप शाम को ये क्लास जब आप देख रहे होगे तो उस टाइम पे आप इसको मैच कर सकोगे अपनी अंडरस्टैंडिंग से, दैट जो आपने समझा था, जो अंडरस्टैंडिंग आपकी रही थी उस टाइम पे, उससे मैच हो रहा है नहीं। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे आप धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट भी आप शुरू कर सकते हो उससे। ठीक है, बहुत ही अच्छा ये एक तरीका माना जाता है अगर आप अपनी रीडिंग को इम्प्रूव करना चाहते हैं। और ये क्लास किसके लिए बेनिफिशियल है, तो फॉर दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर अ पर्टिकुलर एग्ज़ाम लाइक CDS, CGL, NDA, CPO, एंड देयर आर सेवरल एग्ज़ाम, मतलब अदर सेवरल एग्ज़ाम्स एज वेल, जहाँ पे इंग्लिश का सिलेबस होता है और वहाँ पे आपकी वोकैबुलरी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैसेज, पैराजम्बल जैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो उस लिहाज से ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये क्लास उन लोगों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो अपनी रीडिंग को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं। ठीक है, जो इंग्लिश, क्योंकि देखिए इंग्लिश इज़ नॉट अबाउट कि आप जो लिखा है उसको पढ़ दिया आपने। ठीक है, इट इज़ अबाउट दैट व्हाट यू आर गेटिंग आफ्टर रीडिंग दैट, उसको पढ़ करके आप क्या समझ रहे हो, क्या समझ में आ रहा है, उसका सार क्या है। ठीक है, आप देखोगे तो हमारा एक पैटर्न होता है इसमें कि हम वर्ड बाय वर्ड पढ़ने की और समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, उसकी मीनिंग को भी जानने की हम कोशिश करते हैं। तो ये आप अपनी रीडिंग इम्प्रूव करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप स्पीकिंग करना चाहते हो या फिर अगर आप एक जनरल व्यू रखना चाहते हो, यू वांट टू कीप योर सेल्फ अपडेटेड। ठीक है, आप लोगों में से बहुत से होंगे जो कॉमन सिटीजन भी होंगे, किसी न किसी मतलब जो लाइफ के किसी और फेज़ में भी हो सकता है। इट इज़ नॉट अबाउट कि हाँ सिर्फ आप स्टूडेंट ही हो, प्रिपरेशन के फेज़ में ही हो, है ना। इट इज़ अबाउट कि आप किसी भी फेज़ में हो सकते हो। ठीक है, तो वहाँ पे भी व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन आवर कंट्री एंड इंटरनेशनली, वो चीज़ें भी आपको अपडेट रहनी चाहिए, उस चीज़ के बारे में आपको अवेयरनेस रहनी चाहिए। ठीक है, तो उस लिहाज से भी ये क्लास हमारी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं और बताते हैं कि आज की, देखिए उसको क्लास में जो आर्टिकल है उसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि आज के आर्टिकल में बहुत ही अच्छे टर्मिनोलॉजीज़ का यूज़ किया गया है। ठीक है, उन टर्मिनोलॉजीज़ को वहाँ पे समझने से बेहतर है हम पहले थोड़ा सा उसकी एक ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग ले लें, ताकि जब हम आर्टिकल पढ़ें तो बेहतर तरीके से आपको समझ में आ सके। ठीक है, टेक्निकल चीज़ों को नहीं देखेंगे, थोड़ा जनरल पर्सपेक्टिव से जानेंगे कि आखिर ये होता क्या है। अक्सर हम ये वर्ड काफ़ी सुनते हैं, जब भी न्यूज़ में हम बाढ़ वगैरह के बारे में सुनते हैं। ठीक है, तो ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। तो क्या है, तो क्या है ये जितने भी टर्मिनोलॉजीज़ आई हैं आज के आर्टिकल में, दैट दे आर, मतलब किसी ना किसी तरीके से वो एक कैलामिटी है, दैट कैलामिटीज़ आर नेचुरल कैलामिटीज़। ठीक है, एक डिजास्टर भी होता है जो किसी मतलब मैन मेड होता है, बट कैलामिटीज़ क्या होती है, नेचुरली होती है। बाढ़ हो गया, है ना, क्लाउड बर्स्ट हो गया, है ना, फ्लड हो गया, और क्या, एवलांच हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इस आर्टिकल में। हालांकि एवलांच वगैरह के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। तो जो पानी से संबंधित, बारिश से संबंधित है ना, रेन से संबंधित है ना, फ्लड से संबंधित जो भी नेचुरल कैलामिटीज़ हैं उसको हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये होते क्या है। तो सबसे पहला जो है दैट इज़ लैंडस्लाइड। इसका क्या मतलब होता है, तो लैंडस्लाइड का मतलब अ सडन डाउनवर्ड मूवमेंट, यानी नीचे की तरफ अचानक से होने वाला एक मूवमेंट, एक मोशन। जो किसका होता है ये मूवमेंट, रॉक, अर्थ या फिर डेब्रीज का। डेब्रीज क्या होते हैं, बड़े बड़े जो, डेब्रीज का मतलब क्या होता है, बड़े बड़े जो आपने देखा होगा रॉक होते हैं ना, या फिर मिट्टी, रॉक, इन सब का एक अमलगमेशन होता है। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड डेब्रीज। ठीक है, और ये मूवमेंट कहाँ पे होता है, एक स्लोप के अंदर होता है। ठीक है, ये एक स्लोप होता है, वैसे आपने माउंटेन वगैरह देखा होगा, तो यहाँ पे बहुत जो यहाँ पे मान लीजिए कोई रॉक है या अर्थ ही मान लो आप। ठीक है, और तो थोड़ा एक ब्रॉड टर्म हो जाएगा, लेकिन डेब्रीज है स्लोप के ऊपर। ये क्या, उनका एक डाउनवर्ड मूवमेंट है, ये नीचे की तरफ खिसकना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, और ये ऐसे ही नहीं होता है, अचानक से नहीं होता, ऑफन ट्रिगर्ड बाय। ये किस वजह से होता है, तो ये शुरू हो जाता है हैवी रेन की वजह से। ठीक है, बारिश बहुत ज़्यादा होने लगती है, तो यहाँ की जो इनकी जो होल्डिंग सॉइल की, जो ये ग्राउंड होल्ड करने की जो कैपेसिटी वो क्या हो जाती है, लूज़ हो जाती है, जिससे क्या होता है कि हैवी रेन, अब यहाँ पे बारिश पड़ी बहुत सारी और इसको लूज़ कर देते हैं, जिससे ये लैंडस्लाइड आ जाता है। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड भूस्खलन कहते हैं आप हिंदी में। अर्थक्वेक की वजह से भी होता है कि ज़मीन थोड़ी बहुत भी खसकी, अर्थक्वेक पता होगा आपको, भूकंप जिसको हम कहते हैं। फिर कई बार ह्यूमन एक्टिविटी के ज़रिए भी ये सारी चीज़ें होती हैं। ह्यूमन एक्टिविटी में कि सरकार कई बार क्या होती है, इसीलिए हमें
माउंटेनियस रीजन में बताया जाता है कि हमें वहाँ के इन्वायरमेंटल असेसमेंट को करना बहुत ही ज़रूरी है। इन्वायरमेंटल असेसमेंट का मतलब वहाँ की इन्वायरमेंट पे क्या असर पड़ेगा, जो भी हम कभी कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, जैसे हमें पता होगा आपको कि डैम वगैरह अगर हम बनाते हैं, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर का ही पार्ट है, ठीक है, ब्रिज बनाते हैं, तो वहाँ पे आपको तो ये ह्यूमन एक्टिविटी होती है, तो इसके वजह से ये लैंडस्लाइड होता है। दूसरा जो चीज़ है दैट इज़ सॉइल इरोजन, ये बहुत ही बेसिक सा है। सॉइल इरोजन का मतलब क्या होता है, वेयरिंग अवे। वेयरिंग अवे का मतलब दूर होते जाना है ना, बार बार कोई चीज़ टक्कर मार रही है, ठीक है, उससे क्या होती है, वो दूर हटती जाती है वहाँ से, वेयरिंग अवे। एंड डिस्प्लेसमेंट यानी हट जाना किस चीज़ का, टॉप लेयर का। टॉप लेयर किसका, सॉइल का, यानी जो टॉप लेयर होती है वो या उसका वेयर होने का काम जो होता है, फिर डिस्प्लेसमेंट होता है किसके द्वारा, विंड के द्वारा, वाटर के द्वारा, ह्यूमन एक्शन के द्वारा, हाँ, इन सब वजह से क्या होता है, सॉइल इरोजन होता है। तो ये जो वेयरिंग अवे या डिस्प्लेसमेंट है सॉइल का, इन सब चीज़ों की वजह से, तो ये क्या होती है, सॉइल इरोजन होती है। इससे क्या होती है, फर्टिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो जाती है और स्टेबिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है। दैट इज़ कॉल्ड सॉइल इरोजन, ठीक है। बहुत ही बेसिक सा है कि बार बार इस चीज़ के ऊपर बार बार पानी पड़ रहा है ना, वाटर पड़ रहा है, विंड आ रही है, ठीक है, ह्यूमन एक्शंस हो रहे हैं, तो उससे क्या होता है, वहाँ की जो मिट्टी होती है वो हट जाती है, उनका डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। दैट इज़ कॉल्ड सॉइल इरोजन, ठीक है। इसके और भी बहुत सारे कारण होते हैं। तीसरा क्या है हमारा, सिल्टेशन। सिल्टेशन का मतलब ये सॉल्ट से बना है, ठीक है, सिल्ट से बना है, नॉट सॉल्ट, सिल्ट से बना है, मिट्टी है ना, ढेर जो होता है, दैट इज़ कॉल्ड मिट्टी का ढेर, दैट इज सिल्ट। द प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस बाय विच जिसके अंदर जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं, किसके, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं सॉइल के या फिर सिल्ट के। सिल्ट मैंने बताया आपको, ठीक है। ये सिल्ट क्या होता है, सॉइल कंपोजिशन होता है, इसमें सॉइल होता है, ठीक है, रेत वगैरह होती है, इसका हम आपको नदियों में हमेशा अक्सर देखने को मिलता है, ज़्यादातर नदियों में, गंगा रिवर की हम बात करें तो ये जो प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं सॉइल और सिल्ट के, वो एक्यूमुलेट हो जाता है। एक्यूमुलेट का मतलब इकट्ठा हो जाते हैं नदियों में, रिजर्वायर्स में। रिजर्वायर का मतलब स्टोरेज, ठीक है, अभी आगे हम देखेंगे इसका क्या मतलब होता है, ठीक है। रिजर्वायर पता होगा आपको कि रिजर्वायर क्या होता है, नेचुरल रिजर्वायर, आर्टिफिशियल रिजर्वायर होते हैं, जो पता होगा ग्राउंड वाटर में जो पानी इकट्ठा होता है वो किसी न किसी स्टोरेज, उसको एक स्टोरेज चाहिए होता है, ठीक है, तो वो इसी को रिजर्वायर कहा जाता है। या फिर कहाँ पे, ये डैम्स में भी इकट्ठा हो जाते हैं, ठीक, कई बार डैम्स पे हम जब गेट लगा, मतलब जो गेट लगा दिया जाता है ना, इंजीनियरिंग का यूज़ करके, तो वहाँ पे धीरे धीरे मिट्टी और सिल्ट इकट्ठा होने लगता है, और ये क्या कर देता है, ये रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है किस चीज़ को, कैपेसिटी एंड फ्लो को, यानी जो वाटर कैपेसिटी होती है उसको भी तो कम करता ही करता है, साथ ही साथ फ्लो को भी काफ़ी ज़्यादा स्लो डाउन कर देता है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ नंबर, दैट इज़ क्लाउड बर्स्ट। बहुत ही अच्छा है ये, मतलब ऐसे तो अच्छा नहीं है, ये होना बहुत ही ख़राब माना जाता है, लेकिन ये काफ़ी एग्जाम्स में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। तो क्लाउड बर्स्ट का मतलब क्या होता है, एक्सट्रीम और सडन हैवी रेनफॉल, यानी अचानक से और बहुत ज़्यादा मात्रा में होने वाली रेनफॉल, बारिश, और ये एक छोटे से एरिया के अंदर इन अ शॉर्ट पीरियड। और ये क्या होता है, जब मान लीजिए बहुत ही ज़्यादा और अचानक से बारिश होना शुरू हो जाए, ठीक है, एक छोटे से एरिया में और शॉर्ट पीरियड के दौरान, एक छोटे से टाइम में, तो ये क्या होता है, यही क्लाउड बर्स्ट कहलाता है, ठीक है। बादल का फटना इसको नॉर्मली हम कहते हैं, ठीक है, कि अचानक से शॉर्ट पीरियड में स्मॉल एरिया में बहुत ज़्यादा जब बारिश हो जाए, दैट इज़ कॉल्ड क्लाउड बर्स्ट। अक्सर ये क्या करता है, इसकी वजह से ये फ्लैश फ्लड को लेकर के आता है। फ्लैश फ्लड का मतलब क्या होता है कि बारिश, पानी एक ही बार आती है और बहा करके बहुत सारे जितने भी बिल्डिंग्स, घर है ना, हाउसेज, डैम्स, ये सब जितने भी उसके रास्ते में आते हैं उनको सबको बहा के लेकर के चली जाती है कई बार, और इनके वजह से भी ये लैंडस्लाइड और सॉइल इरोजन वाली जैसी चीज़ें होती है, ठीक। ये सिल्टेशन भी इसकी वजह से ही होता है, ठीक। अब डिल्यूज क्या होता है, नंबर 5, डिल्यूज का मतलब होता है बाढ़, ठीक है, बहुत ही अधिक मात्रा में जो बाढ़ आती है, दैट इज़ कॉल्ड डिल्यूज, ठीक, किसी भी चीज़ का बड़ी मात्रा में होना या आना, दैट इज़ कॉल्ड डिल्यूज। ये क्या होता है, सीवियर फ्लड, एक बहुत ही बड़ी मात्रा में फ्लड यानी बाढ़ होती है, तो किसकी वजह से होती है, एक्सेसिव यानी बहुत ही मात्रा में रेनफॉल की वजह से होती है, या फिर वाटर ओवरफ्लो, या फिर वाटर के ओवरफ्लो की वजह से भी होती है। अक्सर ये क्या कर देती है, जो ज़मीन होता है उसको लबालब कर देती है, पानी से भर देती है, और साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर को भी क्या कर देती है, ये काफ़ी ज़्यादा डैमेज करती है। तो ये डिल्यूज होता है, यानी डिल्यूज का मतलब बाढ़, सिंपल सा है, थोड़ा बाढ़ का एक बहुत बड़ा रूप है, दैट इज़ कॉल्ड डिल्यूज, जिसमें ये लैंड वगैरह को भी डुबा वगैरह देती है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफ़ी ज़्यादा डूब जाते हैं, बह जाते हैं, ठीक है। कई बार आप लोगों ने, हम न्यूज़ में अक्सर देखते रहते हैं, ठीक है, 2013 के अंदर जो केदारनाथ में जो आया था, है ना, उत्तराखंड के अंदर, ठीक है, अभी भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमने देखे इसके, ठीक है। तो यही आज के आर्टिकल में हम देखेंगे कि इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में बात करेगा, ये किस तरीके से ये जो चीज़ें हैं वो अवॉइडेबल हैं, बट ड्यू टू पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फोरकास्टिंग हमारी थोड़ी सी पुअर है, इसकी वजह से हम इसका प्रेडिक्शन नहीं कर पाते हैं। पहले उसके पहले हम थोड़ा सा इस आर्टिकल में आए हुए वर्ड्स को भी थोड़ा सा जान लेते हैं। तो आज का जो पहला वर्ड है दैट इज़ कैलामिटी। व्हाट इज़ कैलामिटी, आपदा, है ना, हिंदी में इसको आपदा कहते हैं, और डिजास्टर्स इवेंट कॉजिंग ग्रेट डैमेज, है ना, एक आपदा से भरा हुआ इवेंट यानी घटना जो कि बहुत ही ज़्यादा डैमेज कॉज करती है, लेकर के आती है, दैट इज़ कैलामिटी।
डिज़ास्टर, कैटेस्ट्रॉफ या ट्रेजेडी भी आप इसको कह सकते हैं, ठीक है, हादसा है ना, या कलामिटी, आपदा। बॉन्टीफुल, बॉन्टीफुल का मतलब क्या होता है, लार्ज इन क्वांटिटी, प्लेंटीफुल और अबंडेंट, ठीक है, बहुत ही कोई चीज़ क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा हो, दैट इज़ कॉल्ड बॉन्टीफुल, ठीक है। बाउंटीफुल, प्लेंटीफुल और अबंडेंट भी कहते हैं इसको। प्लेंटीफुल है ना, एम्पल, कॉलोसल, ये बहुत ही अच्छे अच्छे वर्ड हैं, आप याद रखिएगा, ठीक है। कॉलोसल वर्ड आर्टिकल में आया भी है, बाउंटीफुल भी आया है। नेक्स्ट वर्ड इज़ रिजर्वॉयर, ठीक है, हमने पहले डिस्कस कर लिया था, लेकिन जान लीजिए यहाँ पे भी। और नेचुरल और आर्टिफिशियल लेक, लेक मतलब बेसिकली एक स्टोरेज टाइप का, यूज्ड एज अ वाटर सप्लाई सोर्स, जो कि वाटर सप्लाई सोर्स के लिए काम करता है, यानी वहाँ से बार बार, पता है ना आपको, बारिश हमें पानी की अवेलेबिलिटी अक्सर कैसे रहती है, जब भी आप लोग नल वगैरह की बात करते हैं, ठीक है, हम बहुत सारी जो मोटर वगैरह यूज़ करते हैं, जिससे पानी ज़मीन से क्या आता है, ऊपर की तरफ आता है, तो रिजर्वॉयर के थ्रू ही आता है। वो रिजर्वॉयर में हम वो पाइप को कनेक्ट करते हैं और वहीं से वो पानी का सप्लाई, क्योंकि बारिश तो पता ही होगा आपको, ठीक है, बारिश का भी एक टाइम होता है, ठीक है, तो बारिश का पानी जब जाकर ज़मीन में, ग्राउंड वाटर जो इकट्ठा हो जाता है, जहाँ पे इकट्ठा होता है उसी को रिजर्वॉयर कहा जाता है। स्टोरेज टैंक और बेसिन भी आप इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इनंडेटेड। इनंडेटेड का मतलब होता है लबालब, यानी भरा हुआ, फ्लडेड या ओवरहेल्ड, ठीक है, जितनी कैपेसिटी थी उससे भी ज़्यादा वो वहाँ पे चीज़ें आ गई हैं, दैट इज़ कॉल्ड इनंडेटेड। सबमर्ज्ड या डिल्यूज्ड भी कह सकते हो आप इसको, ठीक है। ये वर्ड डिल्यूज वर्ड, डिल्यूज का मतलब क्या होता है, सीवियर फ्लड और हैवी डाउनपोर, है ना, बहुत ही बड़ी मात्रा में एक फ्लड या फिर हैवी डाउनपोर। हैवी डाउनपोर का मतलब मूसलाधार बारिश, ठीक है, बहुत बड़ी मात्रा में जो बारिश, डाउनपोर का मतलब नीचे आना, दैट इज कॉल्ड हैवी डाउनपोर। फ्लड, टोरेंट, इनंडेशन भी आप इसको कह सकते हैं। देखिए यहाँ पे भी वर्ड आया था इनंडेशन वाला, और यहाँ पे भी डिल्यूज आया था, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज़ क्विबल। क्विबल, क्विबल, इट्स क्विबल। क्विबल का मतलब क्या होता है, क्विबल का मतलब होता है अ माइनर ऑब्जेक्शन और क्रिटिसिज्म, एक छोटा सा ऑब्जेक्शन, है ना, टिप्पणी, क्रिटिसिज्म, है ना, दैट इज़ कॉल्ड क्विबल, है ना। ऑब्जेक्शन, कैवल या नेटपिक भी आप इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट एक फॉरेन वर्ड है, दैट इज़ फेट एकॉम्प्लिया। फेट एकॉम्प्लिया का मतलब क्या होता है, कोई ऐसी चीज़ जो पहले से ही हो चुकी हो और जिसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड फैट एकॉम्प्ली। फैट एकॉम्प्ली का मतलब रिवर्सिबल फैक्ट। यहाँ पे आप इससे समझ पा रहे होंगे कि कोई भी ऐसी चीज़ जो ऑलरेडी हो चुकी है और आप उसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे कि आपका बचपन अब बीत चुका है और आप उसको दोबारा ठीक नहीं कर सकते हैं, ठीक है, वो कभी दोबारा नहीं आ सकता है, ठीक है। हाँ, कई सारे एक्टिविटीज़ पे आप उसको ला तो सकते हैं, बट वो आप टाइम पीरियड नहीं ला सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज़ एब्डिकेशन। एब्डिकेशन का मतलब क्या होता है, एक ऐसा एक्ट जो कि पावर या रिस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़ देने का होता है, दैट इज़ कॉल्ड एब्डिकेशन, है ना। एब्डिकेट वर्ड आपने सुना होगा कि गिव अप कर देना, अपनी पावर को या रिस्पॉन्सिबिलिटी को त्याग देना, तो एब्डिकेट से ही एब्डिकेशन नाम का वर्ड बना हुआ है। रिनंशिएशन या रिलिक्विशमेंट भी आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारे वर्ड समझ में आ गए होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। चलिए आज के आर्टिकल को भी हम ज़रा पढ़ते हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली है। आज के द हिंदू का सेकेंड आर्टिकल हम पढ़ेंगे, आखिर क्या है ये। देखिए आज इस आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि थोड़ी इसकी समरी जान लेते हैं थोड़ा बहुत, ताकि हमें पढ़ने में आसानी हो, थोड़ा सा कनेक्ट कर पाएँ। तो पता ही होगा इस सीज़न में, मानसून सीज़न में नॉर्मल से ज़्यादा बारिश हुई। नॉर्मल से ज़्यादा मतलब जितनी बारिश हुआ करती थी हर साल, उससे काफ़ी ज़्यादा अधिक मात्रा में बारिश हुई है। वो मात्रा इतनी ज़्यादा है कि उसका 1% भी बहुत ज़्यादा होता है। तो बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, उसकी वजह से हमारी फसलों के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है, ठीक है, कि हमें ग्रोथ भी देखने को मिली है। जो भी रेनफेड क्रॉप्स जिनको बारिश ज़्यादा चाहिए होता है, ऐसे क्रॉप्स को, है ना, तो काफ़ी उनमें मतलब उनका अमाउंट भी बढ़ा है ना, जो कि पानी चाहिए होता है उनको, तो पानी की कमी नहीं हुई है उनको। लेकिन इसकी वजह से क्या हुआ है, जो बारिश हुई है उसमें हमने देखा कि कई सारे एरिया में इतनी ज़्यादा बारिश हो गई कि वहाँ पे फ्लड जैसी सिचुएशन बन गई है ना, डैमेज कॉज हुआ। तो सरकार ने उस चीज़ को किस तरीके से लिया, किस तरीके से देखा, और हमारी जो IMD है, दैट इज़ इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, उसने इस चीज़ को किस तरीके से लिया और भी अच्छा क्या कर सकती थी ताकि इन सब चीज़ों से बचा जा सकता था, ठीक है। देखिए जिधर खेती की जाती है और वहाँ पे बारिश हुई, वहाँ पे तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन बारिश पता होगा आपको कि डिफ़ाइन करके नहीं आता कि हाँ मुझे इधर ही, मतलब ये इधर ही पड़ेगी, या पूरे ओवरऑल एरिया में होता है। मानसून आती है तो पूरे एरिया में आती है, एरिया वाइज आती है। तो वहाँ पे जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, ठीक है, फोरकास्टिंग की कमी, अच्छे से फोरकास्ट नहीं कर पाते एडवांस में, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डैमेज कॉज होता है, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम और भी कैसे बेहतर कर सकते हैं, इस आर्टिकल में आपको ये बताएगा, ठीक है। तो देखते हैं आर्टिकल का जो टाइटल है, दैट इज चेंजिंग द फ्रेम, है ना, फ्रेम को चेंज करना। आप चेंज द फ्रेम का मतलब क्या हुआ
कि जो आपका परसेप्शन है पहले से ही, यानी जिस तरीके से आप चीज़ों को एनालाइज करते हो, समझते हो, उसको आपको अब ठीक करना है, उसको थोड़ा सा चेंज करना है। ठीक है, अब आप थोड़ा सा आपको अपना परसेप्शन, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रिफ्रेम करना पड़ेगा, रीडिफाइन करना पड़ेगा या रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा। ठीक है, आप इसको चेंज द फ्रेम को आप रीस्ट्रक्चर भी कह सकते हो। ठीक है, ये एक है ना, नज़रिया बदलना, दैट इज़ कॉल्ड चेंजिंग द फ्रेम। इंडिया मस्ट यूज़, इंडिया को क्या करना चाहिए, यहाँ पे एज अ होल इंडिया की बात कर रहा है, उसको यूज़ करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए किस चीज़ को, फोरकास्ट को, प्रेडिक्शन को, भविष्यवाणी को, टू बेटर प्रिपेयर, ताकि और अच्छे तरीके से प्रिपेयर किया जा सके, तैयार रहा जा सके किस चीज़ के लिए, कैलामिटीज़ के लिए, आपदाओं के लिए। यानी फोरकास्ट का यूज़ हमें और भी अच्छे तरीके से करना चाहिए ताकि हम ये कैलामिटीज जैसे सिचुएशन को के लिए हम खुद को प्रिपेयर रख सकें और भी अच्छे तरीके से। ठीक, इंडिया रिसीव 8% मोर मानसून, इंडिया ने रिसीव किया किस चीज़ को, 8% ज़्यादा मानसून के रेन को, मानसून से होने वाले रेन को। पता होगा आपको हमारी कंट्री में दो तरीके से बारिश होती है, एक तो मानसून आता है और जब मानसून रिट्रीट कर रहा होता है। ठीक है, ठंड के टाइम पे भी आप लोगों ने कई बार बारिश को देखा होगा, दैट इज़ समथिंग डिफरेंट। ठीक है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, ये अलग अलग कॉन्सेप्ट है, आप थोड़ा सा अपनी नॉलेज के लिए पढ़ सकते हैं। ठीक है, बट मानसून की वजह से इंडिया में ज़्यादा बारिश हमें देखने को मिलती है। तो इस बार 8% ज़्यादा हमने मानसून रेन को देखा है, मानसून की वजह से होने वाले बारिश को देखा है दिस ईयर, यानी इस साल, दिस ईयर दैन नॉर्मल, यानी नॉर्मल के कंपैरिजन में अगर हम देखें। फ्रॉम अ बर्ड्स आई व्यू, अगर हम एक जनरल व्यू के हिसाब से देखें, एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव से देखें, बर्ड्स आई व्यू का मतलब अ ब्रॉड पर्सपेक्टिव, तो उससे देखें दिस इज़ बाउंटीफुल, ये बहुत ज़्यादा है, बाउंटीफुल का मतलब बहुत एक्सेस है, अबंडेंट है, प्लेंटीफुल है। ऑफिशियल नंबर सजेस्ट, जो आंकड़े हैं वो बताते हैं, सजेस्ट करते हैं दैट की द टोटल एरिया शोन, जो पूरा का पूरा एरिया है जिसको बोया गया अंडर खरीफ क्रॉप्स, यानी खरीफ क्रॉप्स के अंदर, यानी जितने भी एरिया पे खेती होती है, बेसिकली बुआई की जाती है, खरीफ क्रॉप पता होगा आपको। ठीक है, ऐसे क्रॉप्स जिनको मानसून के टाइम पे बोया जाता है, सो किया जाता है, और ऑटम शुरू जब हो रहा होता है तो उस टाइम पे हम इसको क्या करते हैं, इसको हम हार्वेस्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को हम याद रखो, खरीफ क्रॉप्स का डेफिनेशन होता है। ठीक, इसमें आपके कौन कौन सा है, इसमें पल्सेज आ जाती हैं बहुत सारी। ठीक है, आप दाल जिसको हम कहते हैं ना, यूटेंसिल्स कह रहा हूँ है ना, सॉरी यूटेंसिल्स नहीं, लेंटिल्स आ जाते हैं। ठीक है, और भी राइस आ जाता है आपके, है ना। तो बताते हैं कि जो भी टोटल एरिया है जिसको खरीफ क्रॉप के अंदर बोया जाता है अंटिल, और ये कब की बात कर रहा है, सितंबर, मिड सितंबर तक, यानी 15 सितंबर तक की बात कर रहे हैं, यहाँ तक के आंकड़ों को बता रहा है। इंक्रीज्ड बाई, वो बढ़ गया है अराउंड 15 लाख हेक्टेयर से, यानी इतना बढ़ गया है, 15 लाख हेक्टेयर बढ़ गया है, टू अबाउट 1010 लाख हेक्टेयर, यानी ये यहाँ तक पहुँच गया। यानी इससे पहले इसको आप माइनस कर दोगे इतने 15 लाख हेक्टेयर को, तो इतना हुआ करता था। ठीक है, इट इज़ समथिंग लाइक 1095 लाख हेक्टेयर, तो अब ये बढ़ के 15 लाख से बढ़कर यहाँ तक पहुँच गया, यानी इतनी ज़्यादा एरिया पे कल्टीवेशन बढ़ गई है हमारी। राइस कल्टीवेशन, अगर हम राइस के बुआई की बात करें या कल्टीवेशन खेती की बात करें, हैज़ सीन, तो उसने भी देखा है, किस चीज़ को देखा है, सिग्निफिकेंट ग्रोथ को, यानी ऐसे ही ग्रोथ को, विकास को, यानी बढ़त को, जो कि काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, काफ़ी ज़्यादा साइजेबल है, बड़े अमाउंट में है, ऑफ ओवर 8.45 लाख हेक्टेयर का। वो कितने का है, लगभग 8.45 लाख हेक्टेयर का है, और ये कहाँ तक पहुँच गया है, 438 लाख हेक्टेयर तक पहुँच गया, और ये इतने तक पहुँच गया है। ठीक है, इतने पे हम खेती, पता होगा आपको खरीफ क्रॉप में ही आता है राइस का कल्टीवेशन भी, कंपेयर टू 430 लाख हेक्टेयर, कंपेयर टू, यानी तुलनात्मक रूप से अगर हम देखें तो 430 लाख हेक्टेयर, जो कि ड्यूरिंग द सेम पीरियड, जो कि इसी पीरियड के दौरान था लास्ट ईयर, पिछले साल में, यानी पिछले साल में इतना था, लेकिन हमने इस साल देखिए, आप कैलकुलेट भी करोगे तो ये इतना आ जाएगा। ठीक, पल्सेस, अगर हम दाल की मतलब पल्सेस की बात करें, कोर्स सीरियल्स है ना, कोर्स सीरियल्स का मतलब जो मोटे अनाज होते हैं, जिसमें हम किसकी बात करते हैं, मिलेट्स आ जाते हैं, शोरगम आ जाता है, बरेली आ जाता है, ठीक है, मक्के भी आ जाते हैं, मेज़ जिसको हम कहते हैं, एंड जो ऑयल सीड्स हैं, यानी जो ऑयल प्रोड्यूसिंग जो क्रॉप्स हैं, हैव शोन, इन्होंने भी देखा है किस चीज़ को, सिमिलर ट्रेंड को। यहाँ पे भी आपको ऐसा ही ट्रेंड, ऐसा ही रुझान देखने को मिला है। इंडियाज़ मेन रिजर्वायर, अब थोड़ा सा रिजर्वायर की अगर हम बात करें तो इंडिया का जो मुख्य रिजर्वायर है, जो स्टोरेज है, पानी की जो कैपेसिटी जो है, होल्ड करने की जो कैपेसिटी है, द टोटल अवेलेबल वाटर, यानी जो मौजूदा वाटर कैपेसिटी है ना, वाटर को रिटेन करने की जो कैपेसिटी है, इज़ एज ऑफ लेट सितंबर, अगर हम लेट सितंबर तक की बात करें, 163 BM है, BCM, दैट इज़, ये कितना है हमारा, 163 BCM, दैट इज़ बिलियन क्यूबिक मीटर, अप फ्रॉम, जो कि ज़्यादा है किसी से,
7.8 BCM से लास्ट ईयर जो कि पिछले साल था, यानी इतने से इतना बढ़ गया है ये। तो इसमें भी हमें ग्रोथ देखने को मिला, यानी बारिश से पानी बारिश हुई है ये बता रहा है, इसका एक एविडेंस दे रहा है। 1 BCM इज ट्रिलियन लीटर्स। 1 BCM में अगर याद रख सकते हो आप कितना होता है, तो 1 ट्रिलियन लीटर होता है। आपको पता होगा 1 मिलियन में 10 लाख, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो 100 मिलियन इज इक्वल्स टू 1 ट्रिलियन है। हाउएवर हालांकि टोरेंशियल रेन्स यानी जो मूसलाधार बारिश हुई है ना, जो मूसलाधार बारिश हुई है पर्टिकुलरली इन अगस्त, मुख्य रूप से अगस्त एंड सितंबर के अंदर, इस महीने के अंदर, उन्होंने देखा सेवरल डिस्ट्रिक्ट्स, ये कई जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ज़िले हैं, कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में और पंजाब के अंदर, यानी इन रीजन में जो कि क्या हो गई, जो कि लबालब भर गई, इनंडेट हो गई, यानी भर गई पूरी तरीके से। इवन कट ऑफ, यहाँ तक कि वो सेपरेट भी हो गई। कट ऑफ का मतलब क्या होता है, सेपरेशन, अलग थलग ही हो गई। इतनी ज़्यादा बारिश हुई कि मेन जो सिटी था या मेन जो प्लेस था, इनसे ये बाहर ही हो गई, मेन जो डिस्ट्रिक्ट है उनसे बाहर ही हो गई, अलग ही हो गई आफ्टर स्वेलन। और ये कब हुआ, तो स्वेलन रिवर्स हैं। ये स्वेलन रिवर का मतलब ऐसे रिवर्स जिनमें जो कैपेसिटी थी उनसे ज़्यादा पानी भर गया, ब्रीज, उन्होंने लांग दिया, ब्रीच कर दिया, पार कर दिया उनके फ्लड मार्क्स को। यानी एक मार्क होता है कि यहाँ तक अगर बारिश रुकी है तो यानी ये फ्लड का सिचुएशन नहीं है, लेकिन जब ये क्रॉस कर जाती है तो ये सिचुएशन क्या हो जाती है, ये फ्लड की सिचुएशन हो जाती है। तो इस मार्क को भी इसने क्रॉस कर दिया, तो तब के बाद ये सारी चीज़ें हुई हैं, यानी नदियों में पानी बढ़ जाने की वजह से हुआ है। इन पंजाब में इंटायर विलेजेस, जो पूरे के पूरे गाँव हैं, हाफ बिन इनडेड, उनको डुबा लिया गया, पूरी तरीके से लबालब कर दिया गया। सिंकिंग फार्मलैंड, डुबाते हुए किस चीज़ को, फार्मलैंड को, यानी जो जिस पे खेती करी जाती थी। आप लोगों ने बहुत सारा न्यूज़ में सुना होगा कि पंजाब में रावी रिवर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो रावी रिवर में है ना काफ़ी ज़्यादा पानी भर गया था, तो इसकी वजह से वहाँ की जो खेती वाली जो ज़मीन थी वहाँ वो भी डूब गए थे। वाइल नॉट अ स्टोरी यूनिक टू दिस ईयर, ये कोई नई बात नहीं है, कोई नई कहानी नहीं है इस साल ये। देयर हैव बिन सेवरल, कई सारे लैंडस्लाइड्स के भी केसेस रहे हैं, एंड फ्लडिंग भी रही है ना, इसके केसेस रहे हैं अर्बन या रूरल दोनों, चाहे वो हम शहरों की बात करें या फिर गाँव की बात करें। लैंड इरोजन एंड सिल्टेशन, यानी ये जो हमने पहले ही देखा था, जो लैंड का जो इरोजन है, ज़मीन का जो खिसक जाना है, जो सिल्टेशन है, और उस मिट्टी का या सिल्ट का जो इकट्ठा हो जाने का काम है, और वाइड स्प्रेड अक्रॉस द कंट्री, यानी ये पूरा फैला हुआ था। वाइड इसका मतलब हर तरफ फैला हुआ, पूरे कंट्री के अंदर, पूरे देश के अंदर, लीडिंग टू कोलोसल डैमेज, जो कि लेकर के आया किस चीज़ को, लीड टू करते हुए, ले जाते हुए किस चीज़ की तरफ, ऐसे डैमेज की तरफ जो कि कोलोसल है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, तो कई सारे केसेस हमने देखे लैंडस्लाइड के और फ्लडिंग के भी, और लैंड इरोजन और सिल्टेशन भी देखे हैं पूरे कंट्री के अंदर, जो जिससे क्या हुआ है, काफ़ी ज़्यादा डैमेज हमने देखा है इस साल में भी, या कई बार हमने देखते रहते हैं, कुछ नया नहीं है इसमें। ठीक, आगे देखिए सीजनल रेनफॉल, यानी ये जो सीजन में होने वाला जो रेनफॉल है, कहाँ पे, तो नॉर्थ वेस्ट इंडिया के अंदर, सेंट्रल इंडिया के अंदर, और साथ ही साथ साउथ पेनिनसुला के अंदर भी। साउथ पेनिनसुला का मतलब ये वाला जो हिस्सा होता है हमारा, डेट इज पेनिनसुला क्या होता है, तो पीस ऑफ लैंड जो तीन तरफ से वाटर से घिरा हुआ है। आपको पता ही होगा, बे ऑफ बंगाल यहाँ पे, अगर हम इंडिया की बात करें, यहाँ पे इंडियन ओशियन है, यहाँ पे अरेबियन सी है ना, तो यहाँ पे ये घिरा हुआ है। ठीक है, तो ये सीजनल रेनफॉल है, वर्ष 27%, इतनी ज़्यादा थी, 15% एंड 10%, यानी इन रीजन में रिस्पेक्टिवली ये इतने से बढ़ गई थी, मोर देन देयर सीजनल एवरेज। उनका जो सीजनल यानी सीजन में होने वाला जो एवरेज औसतन जो बारिश है, उससे इतने ज़्यादा ये बढ़ गए थे, अलग अलग मात्रा में। इन सेवरल इंस्टांसेस, कई सारे उदाहरणों में अगर हमने देखा, देयर वर रिपोर्ट्स, तो ऐसी रिपोर्ट्स निकल करके आ रही थी जो कि किस चीज़ की थी, क्लाउड बर्स्ट की थी, बादल के फटने की थी। इन मेटेरोलॉजिकल टर्म्स, अगर हम मेटेरोलॉजिकल टर्म्स में, अगर मौसमी वैज्ञानिक टर्म्स में अगर हम देखें, तो अ वेरी स्पेसिफिक डेफिनेशन, इसका एक बहुत ही खास डेफिनेशन होता है। व्हेन जब जो स्टेट के ऑफिशियल्स हैं, यानी जो सरकारी लोग हैं, उन्होंने रिपोर्ट किया है दिल्ली से एक बाढ़ को, ओनली इन अ सिंगल इंस्टेंस, केवल एक मामले में हमने ऐसा देखा, तमिलनाडु के अंदर, तमिलनाडु डिड दिस एक्चुअली बेयर आउट, जो ने इस चीज़ को क्या किया, कंफर्म किया कि हाँ ये जो डिल्यूज है, बाढ़ है, वो क्लाउड बर्स्ट, ये बादल का फटना ही है। ठीक है, ये दिखाता है कि किस तरीके से हमारी जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो फोरकास्ट करने में फेल रही है। वाई, जबकि टेक्निकल डेफिनेशन, यानी जो डेफिनेशन है काफ़ी टेक्निकल, माइट अपीयर, ऐसा लग सकता है, एज अ क्विबल, कि ये क्या है, क्विबल है, ऐसी चीज़ें हैं जो छोटी छोटी हैं, जिन पे आप छोटे मोटे क्रिटिसिज्म को कर सकते हैं। देन इन्फ्लुएंस, लेकिन इनका जो मेन चीज़ है, ये इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं किस चीज़ को, पब्लिक के तरफ से होने वाले परसेप्शन को, जो कि है इस तरीके के इवेंट्स, यानी पब्लिक इस चीज़ को किस तरीके से परसीव करती है, समझती है, तो इस चीज़ को ये काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। क्लाउड बर्स्ट सजेस्ट, यानी जो क्लाउड बर्स्ट है वो बताता है, सजेस्ट करता है
समथिंग दैट इज़ एक्सीडेंटली रेयर, जो कि कोई ऐसी चीज़ जो कि बहुत ही ज़्यादा क्या हो, रेयर हो, कभी कभार होने वाली हो। रेयर का मतलब बहुत ही ज़्यादा कभी कभार। वंस इन अ ब्लू मून, आपने एक इडियम सुना होगा, वंस इट इज़ वंस इन अ ब्लू मून, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड रेयर। ठीक है, ईद का चांद आपने वर्ड सुना होगा। ठीक है, समथिंग दैट इज़ एक्सीडिंगली, बहुत ही ज़्यादा रेयर है और साथ ही साथ अनफोर्सीन है। यानी आप इसको क्या नहीं कर सकते, आप इसको प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकते। अनफोर्सीन का मतलब क्या होता है? तो अनफोर्सीन का मतलब होता है कि जिसको आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, अनप्रेडिक्टेड। हुज बर्न्ट मस्ट ओनली बी बर्न, जिसका जो चोट है, इसकी वजह से जो होने वाली चोट है, उसको सिर्फ क्या किया जा सकता है, सहा जा सकता है। ऑन द अदर हैंड, अगर हम दूसरे तरफ अगर हम देखें, इवन टर्म्स सच एज नॉर्मल, यहाँ तक कि जो टर्म्स हैं, है ना, जो टर्म्स हैं ये, जैसे कि नॉर्मल रेनफॉल, है ना, इवन दो, यहाँ तक कि हालांकि देयर विजिबल इम्पैक्ट, इनका जो दिखने वाला इम्पैक्ट है, कैन बी, वो देखा जा सकता है ना, इनका विजिबल इम्पैक्ट देखा जा सकता है। फ्रीक्वेंटली, तो ये जो टर्म्स हैं सच एज, ये फ्रीक्वेंटली, जो कि काफ़ी फ्रीक्वेंट रहे हैं, बार बार होते रहे हैं, एज डैमेजिंग, और काफ़ी डैमेज भी करते रहे हैं। ऑल्सो टेंड टू कन्वे, तो ये जो टर्म्स हैं वो भी कन्वे करती हैं, दिखाती हैं किस चीज़ को, फेट अकॉम्प्ली को, यानी ऐसी चीज़ जो ऑलरेडी हो चुकी है और आप इसको चेंज नहीं कर सकते, तो इस चीज़ को भी ये दिखाती है। ठीक, और रेजिग्नेशन टू फेट, एक ऐसी चीज़ है, ये भाग्य का ऐसी चीज़ है जिसको आप मना नहीं कर सकते, एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। एक्सेप्टेंस, रेजिग्नेशन का मतलब क्या होता है, एक्सेप्टेंस, जो कि ये भाग्य की बात है। ठीक, सिंस अप्रैल, यानी इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, ये तो तय है होना। सिंस अप्रैल यानी अप्रैल मंथ से ही द इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जो IMD है, हैज़ कंसिस्टेंटली पॉइंटेड टू, उसने लगातार पॉइंट टू किया था, इशारा किया था सीजनल रेनफॉल के तरफ, बीइंग एबव नॉर्मल, कि ये क्या होगा, नॉर्मल से ज़्यादा होगा, यानी नॉर्मल जो बारिश हुआ करती थी सालों में, ईयर्स में, उनसे ज़्यादा होगा। और या फिर ये चीज़ को भी पॉइंट टू किया था टू एटलीस्ट 4%, की हो सकता है कि 4% ज़्यादा बारिश हो सकती है द लॉन्ग पीरियड, यानी लंबे टाइम तक, एवरेज ऑफ 87 सेंटीमीटर, जो कि किस चीज़ से, जो कि एवरेज है किस चीज़ का, 87 सेंटीमीटर का, एज़ पर इट्स फोरकास्ट। नहीं, इसके फोरकास्ट से अगर हम देखें, तो इसके भविष्यवाणी के हिसाब से देखें, तो इन्होंने इस चीज़ को भी पॉइंट आउट किया था। वेन एवर, जब कभी भी, इट्स फिगर्स बियर आउट, अगर इसके जो जो फिगर्स होते हैं, जो आंकड़े होते हैं, उनको एविडेंस मिल जाता है, यानी वो सही प्रूफ, बियर आउट का मतलब तो क्या होता है, किसी चीज़ का सही साबित हो जाना। इट इज़ फ्रेम, तो इसको फ्रेम किया जाता है, सांचे में ढाला जाता है एक विक्ट्री के तौर पे, ऑफ फॉरकास्टिंग। और ये किसकी विक्ट्री होती है, फॉरकास्टिंग की होती है, कि अगर हमारा जो IMD है उसने बता दिया कि हाँ ऐसा होने वाला है और ये हो जाता है, तो उसको विक्ट्री की तरह सेलिब्रेट किया जाता है। एंड अलेस फेल्योर, और इसको कम दिखाया जाता है एक फेल्योर के तौर पे, जो कि है पर्याप्त रूप से प्रिपेयर करने का फॉर कैलामिटी, कि हमारी जो प्रिपेयर्डनेस है कैलामिटी को लेकर के, तो ये इसका फेल्योर कम दिखाया जाता है और हमारी उस चीज़ की विक्ट्री दिखाई जाती है कि हमने फोरकास्ट कर लिया था इस चीज़ को। वाइल, जबकि द एस्टैब्लिशमेंट हैज़ फॉर एवर, हमारी जो सरकार है, एस्टैब्लिशमेंट का मतलब सरकार, हैज़ फॉर एवर बिन साइकोलॉजिकली प्राइम्ड टू, यानी वो साइकोलॉजिकली, मानसिक रूप से तैयार रही है, प्रिपेयर रही है, रेडी रही है। हैज़ फॉर एवर बीन साइकोलॉजिकली प्राइम टू ट्रीट, की वो ट्रीट करें अ वार्निंग, एक वार्निंग को, जो कि है ड्रॉट का यानी सूखे का, एज वर्थ ब्रेसिंग फॉर अ वॉर फुटिंग, कि वो क्या है, एक एज वर्थ ब्रेसिंग फॉर ऑन अ वॉर फुटिंग, ये क्या है, एक दहलीज है, वॉर फुटिंग का मतलब दहलीज है, जो कि है ब्रेस करने के लायक, यानी उसको आपको मानना ही पड़ेगा। ठीक है, कि एक ऐसा वॉर है ये जिसको आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। ठीक, एक्सेस रेन्स, यानी जो बहुत ज़्यादा बारिश होती है, आर सीन, उनको देखा जाता है एक नेचुरल म्यूनिफिसेंस के तौर पे, है ना, एक मतलब ये नेचुरल का मतलब क्या होता है, एक प्राकृतिक म्यूनिफिसेंस, यानी जनरोसिटी के तौर पे देखा जाता है। म्यूनिफिसेंस का मतलब क्या होता है, कि मतलब कि अगर बारिश हुई तो ये हमारे लिए अच्छी बात है, काफ़ी अच्छी चीज़ है। विद डेवलपमेंट्स के साथ ही इन फोरकास्टिंग टेक्नोलॉजी, जो कि है ऐसे डेवलपमेंट्स जो कि फोरकास्टिंग टेक्नोलॉजी में है ना, फोरकास्ट को लेकर के जो टेक्नोलॉजी है उसमें अगर डेवलपमेंट के साथ अगर हम देखें, एंड द नोन हाउ टू इम्प्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर, और जो हमारे पास क्या है, जो समझ करके और किस तरीके से हमें काम करना है ताकि इम्प्रूव किया जा सके इंफ्रास्ट्रक्चर को। इट इज़ हाई टाइम, तो ये समय आ चुका है, दैट की दिस फ्रेमिंग इज़ मॉडिफाइड, ये जो फ्रेमिंग है ना, कि आप इसको अपने फोरकास्टिंग फील्ड का विक्ट्री मान रहे हो, तो ये जो फ्रेमिंग है, देखने का जो काम है, नज़रिया, उसको मॉडिफाई करने की ज़रूरत है, उसको चेंज करने की ज़रूरत है। फेल्योर टू डू सो, अगर आप असफल होते हैं ऐसा करने में, और टू बी सीन, तो उसको देखा जाना चाहिए एज एन एब्डिकेशन, एक
रिस्पॉन्सिबिलिटी से गिव अप करने के तौर पे, जो कि है हमारी सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी का टू द पब्लिक को लेकर के। यानी अगर ऐसा कभी भी होता है, अगर आप फेल होते हो ऐसा करने में, तो ये सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो पब्लिक को लेकर के है उसका त्याग करने के बराबर है, ये हमें समझना पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप आपको आर्टिकल ये थोड़ा मुश्किल था कुछ मामलों में, बट आपको ये पूरा का पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखिए धीरे धीरे हम ऐसे ही करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, वी डोंट हैव अदर ऑप्शन। चलिए आज के आर्टिकल का हम जो आज के आर्टिकल में आरसी के जो क्वेश्चंस हैं उनको भी ज़रा हम देखते हैं, सो दैट वी कैन चेक कि हाँ हमें समझ में आया कि नहीं है आर्टिकल। द फर्स्ट क्वेश्चन इज वाई डज द ऑथर क्रिटिसाइज द यूज़ ऑफ टर्म लाइक क्लाउड बर्स्ट एंड नॉर्मल रेनफॉल। ये कह रहा है जो ऑथर है इसने क्यों क्रिटिसाइज़ किया है भाई, जो यूज़ हम करते हैं टर्म का क्लाउड बर्स्ट और नॉर्मल रेनफॉल का, तो इनका यूज़ करना क्यों गलत है ऑथर के हिसाब से। तो ये एग्जैजरेट कर देते हैं, यानी बढ़ा चढ़ा करके बताते हैं उस इंपॉर्टेंस का जो कि रेनफॉल का एग्रीकल्चर के लिए। इसकी बात नहीं करी थी, एग्रीकल्चर की बात नहीं करी, तो ऑप्शन कट आउट हो जाता है। ये हेल्प करते हैं पॉलिसी मेकर्स के लिए ताकि वो पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग को क्या कर सकें, जस्टिफाई कर सकें। बिल्कुल नहीं। दे एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट, ये सही तरीके से रिफ्लेक्ट यानी दिखाते हैं मेट्रोलॉजिकल रियलिटीज़ का जो कि है मानसून का, इसकी भी नहीं बात करी है। दे डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम द नीड फॉर प्रिसाइज फॉरकास्टिंग, ये डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं यानी दूर कर देते हैं किस चीज़ से, उस नीड से, ज़रूरत से जो कि है सही तरीके से फोरकास्ट करने का और प्लानिंग करने का। बिल्कुल हमारा डी ऑप्शन ही हो जाएगा कि ऑथर इसीलिए क्रिटिसाइज़ किया इन्होंने कि जो हमें प्लानिंग करनी है और फोरकास्टिंग जो प्रिसाइज होनी चाहिए, तो उससे ये डिस्ट्रैक्ट कर देती है अगर आप ऐसे टर्मिनोलॉजीज़ को यूज़ कर देते हैं। तो डी ऑप्शन भी द करेक्ट आंसर। व्हाट माइंडसेट डज द आर्टिकल सजेस्ट, कौन सा माइंडसेट, कौन सी मानसिकता ये आर्टिकल बताता है उसको चेंज होना चाहिए रेनफॉल के रिगार्डिंग रेनफॉल को लेकर के। सीइंग एक्सेस रेनफॉल एज अ मियर ब्लेसिंग फॉर एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर की बात नहीं करी थी इसमें, कि देखना जो एक्सेस जो रेनफॉल होती है उसको एक ब्लेसिंग के तौर पे एग्रीकल्चर के लिए। एक्सेप्टिंग मानसून वेरिएशन एज कंट्रोलेबल नेचुरल इवेंट, एक्सेप्ट करना इस चीज़ को माइंडसेट, एक्सेप्ट करना मानसून के वेरिएशन को एक अनकंट्रोलेबल नेचुरल इवेंट, थोड़ा देखते हैं आगे भी। ट्रीट करना फोरकास्ट को एक स्ट्रेटेजिक टूल के तौर पर रादर दैन पोस्ट फैक्टो एक्सप्लेनेशन, बजाय कि आप इसके होने के बाद एक्सप्लेनेशन जो देते हो उसको। कंसीडरिंग रेनफॉल इररिलेवेंट, समझना किस चीज़ को, जो रेनफॉल होती है उसको स्ट्रेटेजिक टूल रादर दैन पोस्ट फैक्ट एक्सप्लेनेशन, यानी ये कंसीडरिंग रेनफॉल डेटा रिलेवेंट टू डिजास्टर मैनेजमेंट प्लानिंग, यानी जो रेनफॉल की डेटा है वो बेकार है डिजास्टर मैनेजमेंट की प्लानिंग के लिए। तो ये ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा। ठीक है, हमारा ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, कि ट्रीट करना फोरकास्ट को एक स्ट्रेटेजिक टूल पे रादर दैन कि हम इसका फर्दर एक्सप्लेनेशन देने में ज़्यादा बिलीव करते हैं। तो ये माइंडसेट हमारा चेंज होना चाहिए। ठीक, आगे देखें। व्हाट डज द आर्टिकल इम्प्लाई अबाउट इंडियाज़ करंट डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस, डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस को लेकर के इंडिया की जो करंट स्ट्रैटेजी है वो किस चीज़ को बताती है ना, क्या बताती है। ये हाईली एडवांस है और इफेक्टिवली प्रिवेंट कर देता मेजर, ऐसा होता नहीं है बिल्कुल। ये रिमेन्स रिएक्टिव, फोकसिंग मोर ऑन रिलीफ दैन प्रिवेंशन, है ना। बिल्कुल हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि रिएक्टिव है, यानी एक्शन जब हो जाता है उसके बाद आता है, और ये रिलीफ के ऊपर फोकस करता है बजाय कि प्रिवेंशन को, है ना। इट रिलाइज टू हैवली ऑन फॉरेन एक्सपर्टीज़, है ना, इसकी भी बात करी थी। एंड इट अंडर एस्टिमेट द इम्पैक्ट ऑफ ड्रॉट कंपेयर टू हैवी रेनफॉल। देखिए ये हमारा मेन मुद्दा नहीं था इस आर्टिकल में, रेन हमारा मेन मुद्दा था। ठीक, तो आई होप आर्टिकल आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, और जैसा मैंने आपको क्लास के शुरू में ही बता दिया था, इफ़ यू रियली वांट टू गेट द एक्सेस ऑफ दिस होल PDF, you can check on our Telegram channel, that is Edify English Hub. When you can use this QR code to get the access of the channel. And if you want to be connected with us on Instagram, so this is our Instagram handle where you can follow us and connect with us for फ्यूचर अपडेट्स, है ना। फ्यूचर अपडेट्स जो कि हमारी ऑफलाइन क्लासेस को लेकर के होती हैं। ठीक है, या कुछ बहुत ही एडवांस वोकैबुलरीज़ को भी हम इस पर करते हैं, फ्रेजेस और इडियम्स को भी हम काफ़ी ज़्यादा इस पर स्टोरीज़ के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। फॉर दैट यू कैन ज्वाइन हेयर ऑनली। ठीक है, दिस इज़ द QR, यू कैन यूज़ इट। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको आर्टिकल समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन सारे समझ में आ गए होंगे। आप एक बार इसको टेलीग्राम पे जाकर खुद से भी ट्राई कर सकते हैं आफ्टर गेटिंग द अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।